सुबह अर्जुन मुझसे पहले ही उस कैफे में मौजूद था, पर इस बार हमेशा की तरह उसके सामने की मेज पर कॉफी का कोई मग नहीं रखा था। वहां एक पुरानी नीले कवर वाली नोटबुक खुली पड़ी थी और अर्जुन की आंखें बेहद गहराई से उस पर टिकी थीं जब मैंने कैफे के भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा, उसने एक झटके में उस नोटबुक को बंद कर दिया। उसकी उस फुर्तीली हरकत में एक बहुत ही मामूली सा संकोच था, एक ऐसा संकोच जो शायद किसी दूसरे आम इंसान को दिखाई भी न दे, पर मेरी पारखी आंखों से वो छुप नहीं सका। मैंने उसे चुपचाप अपने दिमाग में नोट किया और बिना कुछ जाहिर किए आगे बढ़ गई। मैं उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठी और आते ही वेटर को अपनी उंगलियों से इशारा किया। बाहर एक साफ सुथरी सुबह खिली हुई थी। धूप तेज थी, ठीक वैसी धूप जो रात भर की भारी बारिश के बाद आसमान साफ होने पर निकलती है। वो रोशनी ज्यादा साफ और ज्यादा तीखी थी। कैफे की बड़ी सी कांच वाली खिड़की पर उसकी चमक एक सीधी लकीर बनाती हुई अंदर आ रही थी, पर वो लकीर हमारी मेज तक पहुंचने से ठीक पहले ही दम तोड़ देती थी। वो अननोन नंबर? मैंने अपनी आदत के मुताबिक बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन ने उस बंद नोटबुक को मेज के एक कोने की तरफ खिसका दिया। मैंने रात को ही उसे ट्रेस करने की कोशिश की थी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मेरा एक पुराना और भरोसेमंद सोर्स है। उसने बताया कि वो एक प्रीपेड सिम कार्ड था जिसे किसी फर्जी आईडी के दम पर खरीदा गया था। बिल्कुल क्लीन, कोई सुराग नहीं छूटा। तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि वो विक्रम ही था? जरूरी नहीं है। उसने एक पल के लिए अपनी बात रोकी और बहुत गौर से मेरे चेहरे के हाव भावों को पढ़ने लगा। विक्रम ओबेरॉय इस ढर्रे पर काम नहीं करता सिमरन। ये बात तुमने खुद 3 दिन पहले मुझसे कही थी। वो इस तरह के गुमनाम मैसेज भेजकर अपना वक्त जाया नहीं करता। वो सीधे एक्शन लेता है। वो मेज पर थोड़ा और आगे की तरफ झुका। पर रमेश श्रीवास्तव, वो वार करने से पहले हमेशा एक आखिरी वार्निंग देता है। ये उसका पुराना और आजमाया हुआ पैटर्न है। 3 साल पहले भी मेरे एडिटर के पास जो कॉल आई थी जिसने मेरी स्टोरी को होल्ड पर डाला था, वो एक वार्निंग ही थी। राजीव आनंद को भी अपनी पूरी सल्तनत गंवाने से पहले चुपचाप शहर से निकल जाने का एक गुप्त रास्ता दिया गया था। रमेश श्रीवास्तव हमेशा अपने शिकार को पहले एक रास्ता जरूर देता है। और अगर कोई उसकी मर्जी का वो रास्ता चुनने से साफ इनकार कर दे तो? अर्जुन ने मेरी इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, पर उसकी उन शांत और पथरीली आंखों में जो एक खौफनाक सन्नाटा था, वो खुद में एक पूरा जवाब था। तभी वेटर हमारी मेज पर कॉफी रख गया। मैंने बेहद आराम से कप को अपने हाथ में उठाया। मेरी उंगलियां और हाथ इस वक्त बिल्कुल स्टेडी थे। उनमें रत्ती भर की भी थरथराहट नहीं थी। और मुझे अपनी इस स्थिरता पर कोई अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 7 महीनों में अब यही मेरे लिए नॉर्मल बन चुका था। डर मेरे वजूद के भीतर कहीं गहरा धंसा जरूर था, पर मेरे हाथ उस डर से पूरी तरह बेखबर थे। तो अगर रमेश श्रीवास्तव ने वो मैसेज भेजा है, मैंने कॉफी का एक घूंट लेकर कहा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो हमारी हर एक हरकत को बहुत एक्टिवली मॉनिटर कर रहा था। हाँ, जिसका सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है सिमरन, कि अब हमारे पास वक्त बेहद कम बचा है। उससे भी कहीं ज्यादा कम जितना मैंने अपनी पूरी कैलकुलेशन में सोचा था। मैंने कप को वापस मेज पर रख दिया। और उस नोटबुक में क्या लिखा था अर्जुन? मैंने उसकी बंद डायरी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अर्जुन मेरी बात सुनकर एक पल के लिए पूरी तरह रुक गया। वो जो एक छोटा सा बेहद नपा-तुला पॉज था, मैंने उस सन्नाटे के भीतर छिपे उसके असमंजस को बहुत साफ साफ पढ़ लिया था। ये उसका वो आम ठहराव नहीं था जो वो किसी नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते वक्त लेता था। ये वो ठहराव था जो एक इंसान तब लेता है जब वो अंदर ही अंदर ये तय कर रहा हो कि सामने वाले को एक कड़वा सच किस तरह बयां करना है। 3 साल पहले उसने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहना शुरू किया।
जब मैं उस विवादित लैंड डील की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर काम कर रहा था, तब मैंने विक्रम ओबेरॉय की पूरे बैकग्राउंड और पास्ट रिकॉर्ड्स पर एक लंबी रिसर्च की थी। पुरानी फाइलें खंगाली थीं, कोर्ट के पुराने रिकॉर्ड्स देखे थे। वो एक पल के लिए रुका। उन कागजातों के बीच उसकी शादी का भी एक जिक्र था। सीमा ओबेरॉय। उसकी बैकग्राउंड और उसकी फैमिली पर एक बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ दर्ज था। मैंने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। उस पैराग्राफ के भीतर एक ऐसी लाइन लिखी थी, सिमरन, अर्जुन ने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, कि सीमा ओबेरॉय का उस लैंड डील से ठीक 2 साल पहले एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक कार एक्सीडेंट। वो उस हादसे में बमुश्किल बचकर बाहर निकली थी। उसी पल कैफे के भीतर की आम आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थीं। दूर किसी मेज पर बर्तनों की खनक थी। लोग हंस हंस कर बातें कर रहे थे। बाहर की मुख्य सड़क से किसी गाड़ी के गुजरने का शोर था। पर यह सारा कोलाहल मेरे कानों के पर्दे से टकराकर वहीं दम तोड़ रहा था। मैंने अपने दिमाग के बंद कमरों के भीतर जाकर उस कार एक्सीडेंट को याद करने की कोशिश की। ठीक 2 साल पहले की बात थी वो। एक आम सी शाम थी। मैं अपने घर से पैदल ही पास के मार्केट की तरफ जा रही थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार अनजान गाड़ी कहीं से आई और उसने सीधे मेरी बाईं तरफ से मुझे जोरदार टक्कर मार दी थी। मैं उछलकर सड़क के दूसरे किनारे जा गिरी थी। मेरा बायां हाथ कई जगहों से टूट चुका था और मैं पूरे 3 हफ्तों तक हॉस्पिटल की एक ठंडे कमरे में भर्ती रही थी। उन 3 हफ्तों के दौरान विक्रम ओबेरॉय हर रोज सुबह शाम मेरे पास आता था। वो मेरे लिए ताजी लाल गुलाब लाता था, घंटों बेड के पास बैठकर मेरा हाथ थामे रहता था और डॉक्टरों से मेरे इलाज की बारीकियां डिस्कस करता था। वो एक हिट एंड रन का मामला था, मैंने कहा। मेरी आवाज इस वक्त बिल्कुल फ्लैट थी। इसलिए नहीं कि मैं जानबूझकर अपनी आवाज को चपटा रख रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस खौफनाक पल में मेरी जुबान से इसके अलावा कुछ और निकल ही नहीं सकता था। हाँ, अर्जुन ने बहुत ही संजीदगी से कहा, और उस गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को कभी ढूंढे से भी नहीं मिला। हम दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर गया। उस चुप्पी के भीतर, जो वक्त के हिसाब से बहुत छोटी थी, पर जिसके भीतर एक पूरी जिंदगी का सच छुपा था, मैंने अपने दिमाग में एक नया हिसाब लगाया। ठीक 2 साल पहले वो जानलेवा कार एक्सीडेंट हुआ। उसके ठीक 1 साल बाद मेरी वो 3 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी चुपचाप तैयार की गई और उसके ठीक बाद वो आग वाली काली रात आई। वो कार एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। वो मुझे रास्ते से हटाने की विक्रम ओबेरॉय की पहली नाकाम कोशिश थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उस एक्सीडेंट को इस नए नजरिए से देख रही थी। पीछे मुड़कर, अतीत के इस मुहाने पर खड़े होकर, जहां से देखने पर जिंदगी की सारी बिखरी हुई कड़ियां अब एक बिल्कुल सीधी और साफ रेखा में जुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। एक ऐसी खूनी रेखा जो मुझे पहले कभी नहीं दिखी थी। क्या तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पहले से कोई अंदाजा था, सिमरन? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में मेरे प्रति कोई जजमेंट या शिकायत का भाव नहीं था। उसमें बस वही एक जेन्युइन और केयरफुल जिज्ञासा थी, जो एक सच्चे खोजी पत्रकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे उस एक्सीडेंट का तो पूरा पता था, अर्जुन, मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। पर वो एक्सीडेंट इस पूरी साजिश का पहला हिस्सा था। ये कनेक्शन मेरे दिमाग में अभी इसी पल बना है। अर्जुन ने बहुत ही धीरे से अपनी समझदारी में सिर हिलाया। मैंने तुम्हें ये कड़वी बात आज इस सुबह इसलिए बताई, उसने नोटबुक पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, क्योंकि अगर ये केस कभी कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचता है तो विक्रम ओबेरॉय का डिफेंस लॉयर जज के सामने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यही लाएगा कि तुम दिमागी तौर पर पूरी तरह अनस्टेबल हो। वे साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्लान तुमने खुद अपनी दिमागी बीमारी में बुना है और वो पुराना एक्सीडेंट और ये सारे दस्तावेज महज तुम्हारी अपनी कोई कल्पना है। वो एक पल के लिए रुका।
हमें वक्त रहते कोर्ट में इस एंगल का एक बेहद ठोस जवाब तैयार रखना होगा। मैंने उसे देखा। तुम अंदर ही अंदर इस वक्त ये सोच रहे हो ना अर्जुन कि मैंने ये एक्सीडेंट वाली बात तुम्हें पहले क्यों नहीं बताई? वो एक पल के लिए ठिठका। हाँ, उसने कहा, इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के, बिल्कुल सीधे। उसका ये सवाल बिल्कुल जायज था। मैंने उसे अब तक इस पूरे केस से जुड़ी हर एक जरूरी बात तफसील से बता दी थी। वो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रिंट आउट, उस आग वाली रात की पूरी प्लानिंग, मेरा ये नया कॉटेज और ये नया नाम सिमरन। पर ये एक बात, वो 2 साल पहले की शाम, वो तेज रफ्तार गाड़ी और वो बायां हाथ जो कई जगहों से टूट चुका था, ये बात मैंने आज तक उससे छुपा कर रखी थी। बल्कि इसलिए क्योंकि ये दर्द सिर्फ मेरा था। ये अतीत के उस बेहद अंधेरे कोने में दफन था जहां सीमा ओबेरॉय आज भी कहीं ना कहीं साफ साफ सांस ले रही थी। ये मेरे वजूद का वो। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं अर्जुन, मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों से हटाकर कैफे की खिड़की की तरफ घुमाते हुए कहा, जिन्हें आप सामने वाले से इसलिए नहीं छुपाते कि वे इस केस के लिए रेलेवेंट नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें सिर्फ इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ वक्त के लिए बिल्कुल अकेले रखना पड़ता है। मैंने बाहर सड़क की तरफ देखा। जब आप बहुत लंबे समय तक किसी भारी बोझ को बिल्कुल अकेले अपने कंधे पर उठाकर चल रहे होते हैं, तो उस बोझ को किसी दूसरे के सामने जमीन पर उतार कर रख देना इतनी आसानी से नहीं आता। अर्जुन ने मेरी इस बात पर आगे कुछ नहीं कहा, पर उसने बहुत ही खामोशी से उस खुली हुई नोटबुक को मेज पर से उठाया और धीरे से अपने बैग के भीतर रख दिया। ये अपने आप में एक बेहद छोटा सा जेस्चर था, बहुत ही मामूली सा, पर उस एक हरकत में एक अनकहा भरोसा छिपा था। उसका मतलब साफ था कि जो कुछ भी था वो अब हमेशा के लिए फाइल हो चुका है और अब हमें यहां से सिर्फ आगे बढ़ना है। ठीक है, उसने अपनी बैग की जिप बंद करते हुए कहा, तो अब पहला काम ये है कि हम दिल्ली वाले उस इन्वेस्टिगेटिव कलीग को ये सारा मटेरियल आज ही डिस्पैच कर रहे हैं। और इसके अलावा आज ही एक और जरूरी काम है। क्या काम? आज शाम इस शहर के सबसे बड़े होटल में रमेश श्रीवास्तव का एक बहुत बड़ा रिसेप्शन है, एक चैरिटी इवेंट। वो आम जनता के लिए पूरी तरह ओपन है। कुछ टिकट्स अवेलेबल थे जो मैंने कल रात ही अरेंज कर लिए हैं। वो रुका। विक्रम ओबेरॉय भी आज शाम उस कमरे में मौजूद होगा। इन दोनों शातिर खिलाड़ियों को एक साथ एक ही कमरे में देखना, उनके बीच का लाइव इंटरैक्शन, कौन किससे किस लहजे में बात करता है, ये एक ऐसा आखिरी पीस है जो अब तक हमारी इस पहेली में मिसिंग है। भले ही ये कोई कानूनी विजुअल प्रूफ ना हो, पर हमारी आगे की प्लानिंग के लिए ये ऑब्जर्वेशन बेहद जरूरी है। मैंने उसकी आंखों में देखा। तो तुम चाहते हो कि मैं आज शाम वहां जाऊं? मैं चाहता हूं कि हम दोनों वहां जाएं, अर्जुन ने कहा। शाम के वक्त वो होटल अपनी पूरी भव्यता के साथ जगमगा रहा था। वो इस शहर का सबसे पुराना और सबसे आलीशान होटल था। उस किस्म की जगह जो अपनी ढलती हुई उम्र को हेरिटेज का नाम देकर अपनी झूठी शानो शौकत को एक बेहद अभ्यस्त और थके हुए तरीके से मेंटेन रखती है। हर तरफ सफेद मार्बल बिछा था, छतें इतनी ऊंची थीं कि आवाज गूंजती थी, और वहां के हर एक कोने में एक ऐसी बनावटी औपचारिकता पसरा था जो आपको कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि आपको हर पल ये याद दिलाने के लिए बनाई गई थी कि तुम यहाँ महज अपना एक किरदार निभाने आए हो। अर्जुन आज शाम मेरे साथ जरूर था, पर हकीकत में वो मेरे साथ नहीं था। हमारी प्लानिंग के मुताबिक हम दोनों अलग अलग गाड़ियों से वहां पहुंचे थे और हमने होटल के भीतर एंट्री भी अलग अलग दरवाजों से ही ली थी। ये पहले से तय था। मैं मेन हॉल की भीतर दाखिल हुई। वो कमरा बेहद विशाल था। वहां शहर के रसूखदार लोगों की एक बड़ी भीड़ मौजूद थी, बिल्कुल उसी किस्म के लोग जो अक्सर इस तरह की हाई प्रोफाइल इवेंट्स में दिखाई देते हैं, जिनके नाम हर सुबह अखबारों की सुर्खियों में छपते हैं और जिनके असली चेहरे
उन छपे हुए नामों से रत्ती भर भी मैच नहीं करते। थके हुए, गार्डेड और हर पल एक दूसरे की हैसियत को नापते हुए। इवेंट के बैनर पर चैरिटी का नाम बहुत बड़े अक्षरों में लिखा था, पर उस चैरिटी के लिए जो एक सच्चा पैशन होना चाहिए, वो उस पूरे कमरे में किसी एक चेहरे पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी नजरों को पूरे कमरे में घुमाते हुए स्कैन करना शुरू किया। विक्रम ओबरॉय हॉल के बाईं तरफ खड़ा था, अमीर बिजनेसमैन के एक रसूखदार ग्रुप के बीच, कड़क सफेद शर्ट में, बिल्कुल उसी ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड के साथ जो मैंने उसकी उस लॉन्च नाइट पर देखा था। पर आज, और ये बात मेरी नजरों से छुप नहीं सकी, आज उसके दोनों कंधे थोड़ी सी टाइट थे। जिस तरह वो उस ग्रुप के बीच खड़ा होकर नकली हंसी हंस रहा था, बातें कर रहा था, ऊपर से सब कुछ पहले जैसा ही था, पर उस आवरण के ठीक नीचे एक ऐसी अजीब सी स्टिफनेस थी जो उस लॉन्च नाइट पर बिल्कुल नहीं थी। वो आज इस महफिल में पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं था। और ठीक उसी कमरे की दूसरी छोर पर, एक मखमली ऊंची कुर्सी पर, एक छोटी सी रसूखदार ग्रुप के बिल्कुल सेंटर में रमेश श्रीवास्तव बैठा था। मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था जब मैं उसे साक्षात अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उम्र कोई 65 साल के आसपास रही होगी। रंग गोरा था जो वक्त के साथ अब हल्का पीला पड़ चुका था। सफेद बाल बिल्कुल सलीके से छोटे कटे हुए थे और उसने जो सूट पहन रखा था वो विक्रम के महंगे सूट से भी कहीं ज्यादा कीमती था। पर उस सूट में एक ऐसी नफासत थी जो किसी भी तरह का भद्दा दिखावा नहीं करती थी। ये उस किस्म की अमीरी थी जो खुद को चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के सामने अनाउंस नहीं करती। उसके बूढ़े हाथ में वाइन का एक ग्लास था और वो उसे बेहद आराम से पकड़े हुए था, मानो इस पूरे कमरे का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में हो, जो कि हकीकत में शायद था भी। उसकी शातिर आंखें पूरे कमरे में बहुत धीरे धीरे एक एक चेहरे पर घूम रही थी, बिल्कुल मेथडिकली, जैसे कोई बड़ा अफसर अपने गोदाम की इन्वेंट्री ले रहा हो। और वे आंखें घूमते हुए अचानक मेरी तरफ आईं और वहीं ठहर गईं। मेरा दिल उस एक पल के लिए, सिर्फ एक बेहद छोटे से पल के लिए, अपनी रफ्तार से थोड़ा तेज धड़का। पर अगले ही पल मैंने अपने भीतर के उस तूफान को बिल्कुल नॉर्मल किया, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक उसी जगह पर लॉक रखा जहां वो था, और उसकी उस तीखी नजर के सामने मैं बिल्कुल वैसी ही बनी रही जैसी एक अनजानी स्ट्रेंजर को होना चाहिए, पूरी तरह से पोलाइटली इंडिफरेंट। उसकी निगाहें मेरे चेहरे से फिसलकर आगे बढ़ गईं, पर वो जो एक ठहराव था वो आम नजरों से 1 सेकंड ज्यादा था। मैं बेहद आराम से, बिना किसी हड़बड़ाहट के ड्रिंक्स की टेबल की तरफ बढ़ गई। रास्ते में 1-2 मेहमानों से औपचारिक बातें की, बिल्कुल वैसा ही बर्ताव जैसा कोई भी एक नॉर्मल गेस्ट करती है। मैंने टेबल से एक ग्लास उठाया और दोबारा कमरे में धीरे धीरे घूमने लगी। अगले 15 मिनट के भीतर मैंने अपनी आंखों से ठीक वही नजारा देखा जिसे देखने के लिए अर्जुन ने मुझसे कहा था। विक्रम ओबरॉय और रमेश श्रीवास्तव पूरे हॉल में एक दूसरे से डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहे थे। वे दोनों कमरे के 2 अलग अलग कोनों में थे और उनके बीच कम से कम 20-25 लोगों की एक बड़ी दीवार खड़ी थी। पर उस पूरे 15 मिनट के दौरान 3 बार, पूरे 3 एग्जैक्ट बार उन दोनों की नजरें आपस में टकराईं, और हर बार जो कुछ भी हुआ वो इस खेल की कड़ियों को समझने के लिए काफी था। जब भी रमेश श्रीवास्तव की नजर घूमते हुए विक्रम पर जाती, वो बहुत ही ब्रीफ पर डिलिब्रेट होती थी, और विक्रम हर बार उस नजर का एक बहुत ही महीन और गुप्त रिस्पॉन्स देता था। पहली बार उसने रमेश को देखकर अपनी गर्दन को एक बहुत ही हल्का सा नोट दिया। दूसरी बार उसने हवा में अपनी ग्लास को बहुत मामूली सा ऊपर उठाया, एक ऐसा सिग्नल जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जो उस खेल का हिस्सा हो। और तीसरी बार उसने तुरंत अपने उस ग्रुप से एक्सक्यूज किया और एक तरफ हटकर अपने फोन की स्क्रीन को देखने लगा। ठीक 3 मिनट बाद रमेश श्रीवास्तव अपनी उस मखमली कुर्सी से खड़ा हुआ। रेस्ट रूम, उसके ग्रुप में से किसी आदमी ने जोर से कहा।
रमेश ने बस अपना हाथ हिलाया और कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। वे दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, पर उनके रास्ते अलग थे और उनके जाने की टाइमिंग्स में भी एक सोची समझी दूरी थी। ये पूरी तरह से प्लान्ड था। ये बरसों का आजमाया हुआ ढर्रा था। ये उन दो शातिर खिलाड़ियों की एक ऐसी कोरियोग्राफी थी जिसे वे ना जाने कितने सालों से इसी तरह परफेक्टली करते आ रहे थे। मैंने अपने हाथ का ग्लास पास की एक साइड टेबल पर टिका दिया और चुपचाप उसी कॉरिडोर की डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ा दिए। होटल का वो अंदरूनी कॉरिडोर जहां वे दोनों गए थे, यूं तो वो रेस्टरूम्स की तरफ जाता था, पर उस रास्ते पर पहुंचने से ठीक पहले एक अंधियारा मोड़ था जहां एक छोटा सा एल्कोव बना हुआ था। वो पुरानी आर्किटेक्चर का एक ऐसा हिस्सा था जिसमें एक लकड़ी का बेंच बिछा था और दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी जिसे वहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान कभी नहीं देखता था। 5 स्टार होटलों में अक्सर ऐसी मुफ्त की जगहें होती हैं जिन्हें प्राइवेसी के लिए डिजाइन किया जाता है और जिन्हें बाकी दुनिया पूरी तरह भूल चुकी होती है। मैं उस मोड़ के ठीक पीछे दीवार की ओट में आकर रुक गई। दीवार के उस पार से 2 आवाजें आ रही थीं, बहुत ही दबी हुई, उस संकरे कॉरिडोर की एको में तैरती हुई। मैं वहां बिल्कुल स्थिर खड़ी हो गई और अपने फोन को हाथ में ले लिया, मानो मैं कोई बेहद जरूरी मैसेज टाइप कर रही हूं। मुझे उनके मुंह से निकले हर एक शब्द साफ साफ सुनाई नहीं दे रहे थे क्योंकि होटल का अपना एक बैकग्राउंड म्यूजिक था। दूर से लोगों के जूतों की आहट आ रही थी, पर कुछ कटी फटी फ्रैगमेंट्स तैरते हुए मेरे कानों तक पहुंच रहे थे। विक्रम की घबराई हुई आवाज दीवार के उस पार से आई, पर आखिर कितना वक्त और लगेगा? फिर रमेश श्रीवास्तव की बिल्कुल शांत, ठंडी और नपी तुली आवाज गूंजी। जल्दीबाजी करने से हमेशा गलतियां होती हैं विक्रम, और ये गलती तुम अपनी पास्ट में पहले भी एक बार कर चुकी हो। विक्रम ने तुरंत पलटकर कहा, पर वो जर्नलिस्ट अर्जुन मेहरा। रमेश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा, उस जर्नलिस्ट को संभालना पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा इस वक्त सिर्फ एक ही काम है, उस औरत को। वो वाक्य बीच में ही अधूरा छूट गया क्योंकि कॉरिडोर के दूसरे छोर से किसी तीसरे इंसान की जूतों की तेज आहट आने लगी थी। कोई मेहमान रेस्टरूम की तरफ टर्न ले रहा था। मैंने बिना एक पल की भी देरी किए अपने कदम आगे बढ़ाए और फोन को चुपचाप अपनी पॉकेट के भीतर सरका दिया। उस औरत को, वो औरत कोई और नहीं थी, वो मैं ही थी। मैं कॉरिडोर से वापस मेन हॉल में लौट आई और कमरे के एक बेहद सुरक्षित कोने में जाकर खड़ी हो गई। ये उस विशाल हॉल का सबसे आखिरी कोना था जहां से पूरा कमरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर मैं खुद उस बैकग्राउंड की चकाचौंध में पूरी तरह उछल थी। मेरे हाथ इस वक्त भी बिल्कुल स्टेडी थे। मेरा दिमाग सुपर एक्टिव मोड पर काम कर रहा था। वहां एक के बाद एक कड़ियां बिल्कुल परफेक्टली प्रोसेस होती जा रही थीं। अर्जुन कमरे के बिल्कुल दूसरे छोर पर खड़ा था। मैंने वहां से उसे देखा और उसने ठीक उसी पल मेरी तरफ देखा। हमारी नजरों का एक बहुत ही छोटा, बहुत ही महीन सा एक्सचेंज हुआ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक 5 मिनट बाद विक्रम ओबरॉय वापस अपनी उसी रसूखदार ग्रुप में लौट आया और उसके ठीक 2 मिनट बाद रमेश श्रीवास्तव भी अपनी उसी मखमली कुर्सी पर वापस विराजमान हो गया। और फिर एक ऐसी चीज हुई जिसकी उम्मीद मैंने आज की इस शाम में बिल्कुल नहीं की थी। विक्रम ओबेरॉय ने अचानक खड़े खड़े उस पूरे बड़े कमरे में अपनी नजरों को घुमाना शुरू किया। वो उसकी कोई आम या कैजुअल नजर नहीं थी जो वो महफिल को देखने के लिए डाल रहा हो। वो उसकी आंखों की एक ऐसी खोजी नजर थी जो कमरे की इस भीड़ के भीतर किसी एक स्पेसिफिक चेहरे को शिद्दत से ढूंढ रही थी, और वो नजर घूमते हुए सीधे मुझ तक आ पहुंची और वहीं ठहर गई। इस बार का ये नजारा उस लॉन्च नाइट जैसा बिल्कुल नहीं था। इस बार उसकी उन आंखों में पहचान का कोई भाव नहीं था,
वो आज भी ये नहीं जानता था कि सिमरन माथुर के इस चेहरे के पीछे उसकी वही पुरानी पत्नी सीमा छिपी है। पर उसकी उन आंखों में एक अलग ही किस्म का असेसमेंट था, एक ऐसी पैनी नजर मानो किसी ने उसके कान में मेरा पूरा हुलिया और डिस्क्रिप्शन बयां किया हो और वो अपनी आंखों से उस हुलिये को मैच करने की कोशिश कर रहा हो। रमेश श्रीवास्तव ने कॉरिडोर के भीतर उसे मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन सौंप दिया था। हम दोनों की नजरें इस जलते हुए कमरे के बीचों बीच आपस में टकराईं। एक लंबा पल, दो लंबा पल, वो कॉरिडोर का अधूरा वाक्य उस औरत को मेरे कानों के भीतर अब भी पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहा था। पर मैंने आज इस महफिल में अपनी नजरें उसके सामने से हटाने से साफ इनकार कर दिया। ये शायद मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, एक बेहद खतरनाक मूव। सबसे सेफ और समझदारी का रास्ता तो यही होता कि मैं अपनी नजरें तुरंत वहां से हटा लेती, खुद को पूरी तरह से इनडिफरेंट और अननोन साबित कर दी थी। पर उस एक खास पल में मेरे वजूद के भीतर कुछ ऐसा बुरी तरह टूटा जिसे मैं चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाई। पूरे 8 साल मैंने इस दरिंदे के साथ अपनी जिंदगी के पूरे 8 साल गुजारे थे। एक ऐसा इंसान जिसने धोखे से मेरी आवाज छीनी, समाज में मेरी जगह छीनी और आखिर में बड़ी ही बेरहमी से मेरी पूरी जिंदगी छीननी चाहिए। और आज वो जालिम मेरे ठीक सामने खड़ा होकर मुझे घूर रहा था, पर मुझे पहचान तक नहीं पा रहा था। उसके लिए मैं महज एक अनजानी स्ट्रेंजर थी जिससे शायद उसकी सल्तनत को कोई खतरा था। वो बेखबर था। वो इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि वो अपनी जिन आंखों से जिसे असेस कर रहा है, जिसे वो उस औरत की तरह देख रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि वही सीमा ओबरॉय है जिसे उसने 7 महीने पहले एक बंद कमरे के भीतर जिंदा जलाकर मारने की नाकाम कोशिश की थी। मेरे होठों के कोनों पर एक बहुत ही हल्की, बहुत ही ब्रीफ और बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान उभर आई। उस मुस्कान को देखते ही विक्रम की उन आंखों के भीतर कुछ बुरी तरह हिला, उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया। तभी उसके ग्रुप में से किसी बिजनेसमैन ने उसे जोर से आवाज दी और वो झटके से अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ मुड़ गया। होटल के बाहर की रात बेहद सर्द और खामोश थी। अर्जुन मेरे निकलने के ठीक थोड़ी देर बाद बाहर आया। हम दोनों पार्किंग लॉट की तरफ बढ़े, अलग अलग रास्तों से होते हुए, और अंत में एक ऐसे अंधेरे कॉर्नर पर मिले जहां दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। तुमने कॉरिडोर के भीतर क्या सुना सिमरन? उसने आते ही पूछा। मैंने बिना कोई बात छुपाए उस कॉरिडोर का वो अधूरा फ्रैगमेंट उसे हूबहू बयां कर दिया, जो कुछ भी मैंने अपनी कानों से सुना था, जितने भी शब्द मेरे हाथ लगे थे। अर्जुन ने मेरी पूरी बात को बेहद ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई पैनिक या बड़ा इमोशन तो नहीं आया, पर उसकी जबड़े की मांसपेशियां थोड़ी सी टाइट हो गईं, बस इतनी सी। और विक्रम ने तुम्हें कमरे के बीचों बीच देखा, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। वो कोई सवाल नहीं था, एक सीधा स्टेटमेंट था। हाँ, पर तुमने उसके सामने अपनी नजरें नहीं झुकाई। नहीं, वो काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। हमारे ऊपर खुला आसमान था। शहर की इन तड़क भड़क वाली रोशनियों के बीच आसमान के तारे अक्सर कम ही दिखाई देते हैं, पर आज उस अंधेरे में 1-2 तारे जरूर थे जो बेहद हल्के थे, मानो इस घने सन्नाटे के बीच चमकने की एक आखिरी नाकाम कोशिश कर रही हूं। हाँ, मैं जानती हूं, पर तुम्हें अपने इस कदम पर कोई रिग्रेट नहीं है? रत्ती भर भी नहीं। अर्जुन ने एक बहुत लंबी और भारी सांस छोड़ी। ये उस किस्म की सांस थी जो एक इंसान तब लेता है जब वो सामने वाले के किसी ऐसे बड़े फैसले को अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर चुका हो जिसे उसने खुद नहीं लिया था। ठीक है, उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। तो इसका मतलब अब ये खेल और ज्यादा स्लो नहीं किया जा सकता। मैं कल सुबह ही दिल्ली वाले अपने उस कलीग को सारा मटेरियल डिस्पैच कर रहा हूं, और वो जो वकील है उससे तुम्हारी मुलाकात इसी हफ्ते के भीतर हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है। हम दोनों एक पल के लिए वहीं उस अंधेरे कोने में चुपचाप खड़े रहे।
रात की बर्फीली हवा चल रही थी। दूर मुख्य सड़क से किसी तेज रफ्तार गाड़ी के गुजरने का शोर गूंजा। सिमरन, ये मेरी पूरी इस यात्रा में पहला मौका था जब उसने बिना किसी काम या कॉन्टेक्स्ट के बातचीत के बिल्कुल बीच में इस तरह मेरा नाम पुकारा था। बस मेरा नाम। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो जो तुमने कॉरिडोर के भीतर सुना, उस औरत को। उसने थोड़ा रुककर अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा, मेरा मशवरा मानो तो अब तुम्हारा उस पुराने कॉटेज में अकेले रहना कतई सेफ नहीं है। वो एड्रेस यूं तो दुनिया में किसी को नहीं पता, पर अब हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि उन लोगों ने हमारे पीछे कितना नेटवर्क लगा रखा है। उसकी ये दलील पूरी तरह से प्रैक्टिकल थी, ये पूरी तरह से लॉजिकल था। तो फिर मैं कहाँ जाऊं अर्जुन? मैंने पूछा। वो एक पल के लिए ठिठका। इस शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर मेरे पास एक पुरानी जगह है, एक छोटा सा फ्लैट है जो ऑफिशियली मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। वो मेरे एक बेहद करीबी दोस्त के नाम पर है। उसकी आवाज में इस वक्त कोई भावना या रंग नहीं था, वो बस मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन सौंप रहा था। तुम जब तक चाहो वहां पूरी तरह से सेफ रह सकती हो, कम से कम तब तक जब तक ये केस कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ जाता। मैंने उसे देखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफर था, इसलिए नहीं कि वो मुझे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दे रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस ऑफर के पीछे एक बहुत बड़ा भरोसा छिपा था। उसका भरोसा मुझ पर। मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगी, मैंने कहा। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। उसने मुझ पर कोई जबरदस्ती या जोर नहीं दिया। हम दोनों पार्किंग लॉट से दो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए। वो अपनी गाड़ी की तरफ चला गया और मैं अपनी गाड़ी की तरफ। रात की उस सुनसान सड़क पर हमारे जूतों की आवाज गूंज रही थी। पहले दोनों के कदमों की थाप थी और फिर धीरे धीरे सिर्फ मेरे कदमों की आवाज बची। मैं लगातार आगे चलती रही। मेरे दिमाग के भीतर अब भी वही होटल का कॉरिडोर घूम रहा था। रमेश श्रीवास्तव की वो बिल्कुल शांत और नपी-तुली आवाज, विक्रम ओबेरॉय की वो घबराई हुई स्टिफनेस, और वो आखिरी मोमेंट जब विक्रम ने मुझे भीड़ के बीच ढूंढा था और मैंने अपनी आंखें उसके सामने से नहीं हटाई थी। वो मुस्कान, वो बेहद हल्की, ब्रीफ और बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान अब भी मेरे होठों के किसी भीतरी कोने में साफ साफ जिंदा थी। उसने आज इस महफिल में मुझे देखा जरूर था, पर हकीकत ये थी कि मैंने भी उसे बहुत गहराई से देख लिया था। और इस बार के इस खेल में हम दोनों बिल्कुल बराबर के पायदान पर खड़े थे। रात के आखिरी पहर में जब मैं वापस अपने कॉटेज के उस कमरे में लौटी तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि शायद इस कमरे में ये मेरी आखिरी रात थी। मैंने अपनी मेज पर रखी उस पुरानी डायरी को खोला। उस डायरी का वो बिल्कुल पहला पन्ना मेरे सामने खुला था, जहां मैंने इस सफर की पहली रात अपने कांपते हाथों से लिखा था, सीमा ओबेरॉय, 14 अक्टूबर। और ठीक उसके नीचे एक सवाल दर्ज था, अब कौन हूं मैं? मेरी आंखें काफी देर तक उस एक लाइन पर टिकी रहीं। पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। मैं कोई लाचार या बेबस औरत नहीं थी। मैं तो विक्रम ओबेरॉय की उस परफेक्ट और क्रूर प्लानिंग के बीच का वो अनजाना वेरिएबल बन चुकी थी, जिसकी कल्पना उसने अपने किसी गणित में नहीं की थी। एक ऐसी औरत जिसे उस आग की लपटों में जलकर मर जाना चाहिए था, पर वो मौत के मुंह को चीरकर वापस जिंदा लौट आई। एक ऐसी औरत जिसे डर के मारे हमेशा के लिए चुप हो जाना चाहिए था, पर वो आज उसके साम्राज्य के बीच खड़े होकर बोलने का हौसला रखती थी। और एक ऐसी औरत जो आज की इस होटल की काली रात में एक बेहद करप्ट ब्यूरोक्रेट के रिसेप्शन के बीचों बीच खड़े होकर अपने कातिल पति की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की हिम्मत रखती थी। वो मुस्कान ऊपर से भले ही वार्म ना हो, पर वो मुस्कान पूरी तरह से असली थी।
मैंने डायरी को बंद किया। मैं उठकर कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर वही घना जंगल था, रात का सन्नाटा था और हवा की सरसराहट थी। इस कॉटेज में ये मेरी आखिरी रात थी। कल एक नई जगह होगी, एक बिल्कुल नया और अनजाना सिचुएशन होगा। ये केस अब यहां से अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और उस रास्ते पर आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, ये बात मैं आज इस रात नहीं जानती थी। पर एक बात मुझे बहुत ही पुख्ता तरीके से पता थी। विक्रम ओबेरॉय ने उस रात, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को तैयार करने वाली रात, अपने दिमाग में एक बहुत ही सिंपल और साफ सुथरा हिसाब लगाया था। उसके उस गणित की एक पलड़े पर वो खुद था, उसकी अकूत दौलत थी और रमेश श्रीवास्तव जैसे बड़े कनेक्शंस थे, और दूसरे पलड़े पर एक ऐसी कमजोर औरत थी जो पिछले 8 सालों से उसके हर एक जुल्म को चुपचाप सहती आ रही थी। उसने अपने घमंड में सोचा था कि इस मोहरे को रास्ते से हटाना दुनिया का सबसे आसान काम है, पर वो अपनी इस कैलकुलेशन में पूरी तरह से गलत साबित हो चुका था। दिल्ली का वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जब इन सारे पुख्ता दस्तावेजों को देखता है तो वो सिमरन के सामने एक ऐसी कड़क शर्त रख देता है जिसकी उम्मीद सिमरन ने अपनी इस पूरी यात्रा में कभी नहीं की थी। उधर वो सीनियर लॉयर जब पहली बार इस केस की पूरी फाइल को सुनता है तो वो एक ऐसी कानूनी पेचीदगी सामने लाता है जो इस आसान से दिखने वाले केस को पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। और नेहा सिन्हा जो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी है, वो सिमरन के फोन पर एक आखिरी और बेहद गुप्त मैसेज भेजती है जिसमें एक ऐसा सुराग छिपा था जो सीधे विक्रम ओबेरॉय के जीवन के सबसे पहले और सबसे खौफनाक राज की तरफ जाता था।